शानदार 10 में आज आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो काले किरदार जो कोरोना जैसे काल में भी कालाबाजारी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। आज जब दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने छापा मारा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक रैकेट से पुलिस ने दनादन रेड के दौरान 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। ये कंसंट्रेटर विदेश से खरीदे गए थे और दुगने तिगने रेट पर जरूरतमंदों को बेचे जा रहे थे। महामारी मेड इन चाइना, काला बाजारी मेड इन चाइना। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सबसे बड़े रैकेट का खुलासा हुआ तो डिटेल सामने आते ही जुबान से यही अल्फाज निकले। कोरोना नाम का वायरस चीन से आया था और चीन से ही वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए जा रहे थे जिन्हें औने पौने दाम पर हिंदुस्तान में बेचा जा रहा था। इस पूरे रैकेट का सेंटर पॉइंट था दिल्ली का पॉश इलाका खान मार्केट। खान मार्केट का मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट, इसी रेस्टोरेंट के पर्दे में की जा रही थी जान बचाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की इस भारी भरकम खेप को गिनते गिनते आपकी उंगलियां थक जाएंगी। कालाबाजारी का रैकेट चलाने वाले गुनहगारों से 10 या 20 नहीं बल्कि जान बचाने वाले कुल 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। कल लोधी कॉलोनी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। पुलिस कस्टडी के बाद उन लोगों से पूछताछ करने पे ये पता चला कि खान मार्केट में कुछ रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्टोर्ड हैं। कल रात को हमारी टीम ने एक रेड की टाउन हॉल रेस्टोरेंट में जहाँ से 9 कॉन्सेंट्रेटर्स और बरामद हुए और उसके बाद हमारे पास और इन्होंने डिस्क्लोज किया कि और भी कॉन्सेंट्रेटर स्टोर है। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो हमारी टीम वहाँ पे भी गई और वहाँ 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी। लोगों की जेब पर सेंध लगाने वाले, बीमारों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने वाले इन मुनाफाखोरों के इस गेम का आगाज नवंबर में ही हो गया था। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर के महीने में कालाबाजारी करने वालों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमा करने शुरू कर दिए थे और फरवरी के आखिरी हफ्ते से इन लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को ज्यादा दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। इस कालाबाजारी के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनके जरिए खरीद फरोख्त की जाती थी। साथ ही कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी कंसंट्रेटर बेचे जा रहे थे। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ये रैकेट एक क्राइम सिंडिकेट की तरह चल रहा था जिसके तार देश के बाहर तक जुड़े हुए थे। मेरे पीछे जो आप ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देख रहे हैं, इनको बनाया गया था किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की मदद से ये उन्हीं लोगों के पास चले गए हैं जिनको इनकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ये काला बाजारियों के पास थे और इसको मनमाने दामों पर ये बेच रहे थे और बहुत ही हाई प्रोफाइल ये पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का नेटवर्क है। पुलिस के मुताबिक 625 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस बार लॉट में आए थे। 125 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये बेच चुके थे और 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लोधी कॉलोनी पुलिस ने बरामद किए हैं और ये सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 16,000 से 24,000 की रकम देकर इंपोर्ट करके मंगाए गए थे और उसके बाद इनको 50,000 से लेकर 70,000 की रकम तक ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। ये सभी चाइना से इंपोर्ट करके लाए गए थे। जो इसके मास्टरमाइंड हैं उन्होंने पिछले साल नवंबर महीने से ही इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को मंगाना शुरू कर दिया था और फरवरी तक वो स्टोर कर रहे थे। पुलिस को शक है कि ये क्राइम सिंडिकेट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है और छापों के बाद अब तक जो तस्वीरें सामने आई वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार शाम तक कुल 3 छापे मारे जिनमें से 2 खान मार्केट की लोकेलिटी में पड़े और 1 लोधी कॉलोनी में। इन तीनों लोकेशन से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए।
इसी वजह से पुलिस लगातार इस पूरे रैकेट के तार खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि दोगुनी और तिगुनी कीमत पर बेचे जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इस जाल के तार कहां-कहां तक फैले हैं। इनके 2 रेस्टोरेंट्स का एक मालिक है और एक रेस्टोरेंट का एक और मालिक है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल ऑल्सो। वन मिस्टर नवनीत, ही ओन्स दीज रेस्टोरेंट्स, तो ही इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमारी जो टीम्स हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। कई ऐसी कंपनीज थी, बट वन ऑफ द कंपनीज विच इज इन्वॉल्व्ड इज मैट्रिक्स सेल्युलर। इनके ओनर मिस्टर गगन है एंड ही इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के इंपोर्ट में, उनके स्टोरेज में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में और उनके सेल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी हमारी जांच के दायरे में हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोकेशन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए वो रसूख वाले लोगों की है, जो एक बड़ी कंपनी भी चलाते हैं। अब पुलिस कुछ सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या इस कंपनी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए फ्रंट बनाया गया, या फिर कंपनी के जरिए एक और सिस्टर कंपनी खड़ी की गई जिसके कागजों पर चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए? जब ये कालाबाजारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हो रही थी, तो अब तक कालाबाजारी का ये कारोबार कैसे चल रहा था? देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक क्राइम सिंडिकेट की तरह ब्लैक मार्केटिंग की इस वारदात ने लोगों समेत सिस्टम के भी होश उड़ा दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। कोरोना काल में इस क्राइम के बाद आपको दिखाते हैं काले फंगस का खतरा। दिल्ली में कुछ कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले कोरोना और फिर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चलते ऐसे मामलों में न सिर्फ मरीजों की हालत खराब हो जाती है, बल्कि क्रिटिकल केस में मरीज की मौत भी हो सकती है। क्या है ब्लैक फंगस का ये खतरा और कैसे ये बीमारी कोविड पेशेंट को अंदर तक खा जाती है, देखिए अगली रिपोर्ट में। कोरोना का कहर अभी देश और मेडिकल सिस्टम की कमर तोड़ ही रहा था कि इसी बीच कोरोना से जुड़ी एक और खतरनाक वार्निंग सामने आ गई। इस वार्निंग का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस यानी एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन जो कोरोना के मरीजों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ब्लैक फंगल की चपेट में आए कोविड पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आज आपको दिखाएंगे कोरोना के साथ आने वाली इस जानलेवा इन्फेक्शन का पूरा सच और बताएंगे कैसे तिल तिल कर ब्लैक फंगस एक इंसान को खत्म कर देता है। क्या है ब्लैक फंगस? म्यूकोमाइसिस यानी ब्लैक फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कोरोना संक्रमण से ही फैलता है। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं। आमतौर पर नाक बंद होना, आंखों और गालों में सूजन और नाक के अंदर काली सतह जम जाना ब्लैक फंगस के लक्षण माने जाते हैं। साथ ही त्वचा पर काले चित्ते बन जाना भी ब्लैक फंगल का एक लक्षण माना जाता है। अगर किसी कोविड पेशेंट के अंदर ये सिम्टम नजर आते हैं तो उसे ब्लैक फंगस होने की आशंका हो सकती है। खतरे की बात यह है कि जिस कोरोना मरीज को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें हैं, उनके लिए ब्लैक फंगस मौत की वजह भी बन सकता है। काली फंगस या इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। आम लोग इसको काली फंगस कहने लगे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस है और बहुत ही घातक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है जो कि आजकल पोस्ट कोविड जो है देखने में आ रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो कि कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन उनमें चूंकि ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा हाई डोज में स्टीरॉइड्स चले और स्टीरॉइड्स चलने के बाद में उनमें एक कॉम्प्लिकेशन आजकल बहुत कॉमनली देखने को आ रहा है, जो कि पिछली बार भी देखने को मिला था हम लोगों को, जिसको कि हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। क्या नुकसान करता है ब्लैक फंगस? अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये इंसान में मेनली जो इफेक्ट करती है हेड एंड नेक रीजन में ही इफेक्ट करती है, जैसे कि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है साइनसिस और नोज को।
ये नाक में मोस्टली शुरू होती है और साइनसिस को इन्वॉल्व करती हुई और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि आंख को भी इन्वॉल्व करती जाती है और आंख से ये सीधी ब्रेन में पहुंचती है। और ये इतनी ज्यादा घातक है कि अगर ये साइनसिस से ऊपर आंख तक पहुंच जाए तो भी इंसान का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आंख इन्वॉल्व हो जाए तो ज्यादातर केसेस में आंख की रोशनी चली जाती है और आंख को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। और उसके बाद ये ब्रेन में अगर चला जाता है तो पेशेंट्स का बचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यानी अगर किसी कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाए और अगर उसकी मौत भी ना हो तब भी उसके जबड़े और गले की हड्डियों में नुकसान हो सकता है। ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं? अगर एक आम आदमी की बात करें तो ऐसी कोई एहतियात नहीं है जिसे अपनाकर ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर लक्षण जल्द पहचान कर इलाज शुरू किया जाए तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड गया है और साथ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब कि किसी भी तरीके से उनकी इम्यूनिटी कम है, जो कि ज्यादातर डायबिटिक्स या किडनी पेशेंट्स जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स या जिनमें कोई ब्लड कैंसर या कैंसर से संबंधित कोई बीमारी रही है, जिनमें कीमोथेरेपी चली है, ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और इनमें चूंकि कोविड जब हो जाता है और हॉस्पिटल सेटिंग्स में काफी अत्यधिक मात्रा में जब हम स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स सबसे ज्यादा काली फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के लिए प्रोन होते हैं। कोरोना की पहली वेव के दौरान भी कुछ अस्पतालों में ब्लैक फंगल के मामले सामने आए थे, लेकिन दूसरी लहर में इस केस का सामने आना लोगों समेत मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी डर का सबब बन गया है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। आज फिर कोरोना की 24 घंटे की रिपोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्य हैं जहां कोरोना की सेकेंड वेव का पहला अटैक हुआ, वहीं दोनों ही राज्यों ने कोरोना से लड़ने के लिए कारगर उपाय भी कर रखे थे। खासकर महामारी की रोकथाम के लिए मुंबई मॉडल की सुप्रीम कोर्ट तक ने तारीफ की है। आखिर कैसे ये दो राज्य कोरोना को कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब रहे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। महामारी की दूसरी लहर में महाराष्ट्र समेत पूरी मुंबई कराह रही है। देश के दूसरे राज्यों के अस्पतालों में जो स्थिति है, कमोबेश वही हाल महाराष्ट्र और मुंबई के अस्पतालों का भी है। लेकिन कोरोना विपदा के समय एक चीज जो महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों को दूसरों से अलग करती है, वो है महाराष्ट्र और केरल ने वक्त रहते कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांप लिया और पूरी तैयारी कर ली थी, जिसकी वजह से यहाँ संक्रमण में कमी आ रही है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए करीबन अभी तक 7 लाख के दरमियान वैक्सीन डोसेस खरीदी किए हैं, यानी परचेज किए हैं। बात करें पिछले कुछ दिनों की तो न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में संक्रमण दरों में कमी आई है और पहले के मुकाबले राज्य में केस भी घटे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए पहले से तैयारी की थी। मुंबई मॉडल के 3 फॉर्मूले हैं: माइक्रो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और बेहतर प्रबंधन। बीएमसी ने कोरोना की पहली लहर के समय यानी पिछले साल ही भविष्य की गंभीरता और जरूरत को भांप लिया। खासतौर पर मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां थीं, जिसकी वजह से मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। क्यों नहीं, तैयारियां तो महानगर पालिका ने डे 1 से, जब से अप्रैल से शुरू हो गए। सबसे पहला जो ट्रांजिट हॉस्पिटल जम्बो मुंबई का और इंडिया का बीकेसी था, अच्छी तरह महानगर पालिका की प्लानिंग है, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से बीकेसी में आज तक 22,000 लोगों को ट्रीटमेंट करके घर भेजा गया है और काफ़ी सारी अच्छे अभी तो पेशेंट कम हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज मुंबई मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है, जिसके लिए बीएमसी ने क्या तैयारियां कर रखी थी, आपको बताते हैं। अस्पतालों में ही बड़ी क्षमता की ऑक्सीजन टंकियां बनवाई गई। अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड में नियमित ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सरकार के 24 विभागों के बीच 6 कोऑर्डिनेशन अफसर नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क रखा। पहली लहर के तुरंत बाद ही कस्तूरबा अस्पताल और एचबीटी ट्रॉमा केयर अस्पताल में पीएसए तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए। 24 वार्ड रूम, 10 एम्बुलेंस और 50 मोबाइल हॉस्पिटल से नजर।
12 अन्य जगहों पर भी 45 मीट्रिक टन पीएसए तकनीक वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आखिरी दौर में है। रोजाना कितना ऑक्सीजन मुंबई को मिला, इसकी जानकारी गूगल ड्राइव पर अपडेट की जाती है। इससे रोजाना ऑक्सीजन की डिमांड की तुलना में कितना ऑक्सीजन मुंबई को मिला, इस पर नजर रखने में मदद हुई। इसके अलावा सीरो सर्वे, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन पर जोर और लॉकडाउन, इसकी वजह से भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव दरों में कमी आई, जो बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण है। खास तौर पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग के करीबन 16,000 रिक्त वैकेंट पोस्ट जो डॉक्टर्स के हैं, स्पेशलिस्ट के हैं, MPW के हैं यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर्स है, वार्ड बॉयज़ है, स्टाफ नर्सेज है, सभी टेक्नीशियंस है, सभी लोगों के जो भी रिक्त पद है जो आज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चल रहे हैं, हम सभी जगह पे परमानेंट पोस्टिंग करने के लिए 8 दिन के भीतर गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री इस पे डिसीजन देंगे। महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण का राज्य केरल भी कोरोना की चपेट में है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार भी वक्त रहते सचेत हो गई थी। आपको बता दें कि केरल को केंद्र ने 7 लाख वैक्सीन की डोज दी थी। केरल ने एक वैक्सीन को बर्बाद होने से रोका। वैक्सीन की खाली शीशी में बची कुची बूंदें इकट्ठी की। बची बूंदों से ही 1 लाख और लोगों को यानी कुल 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगा डाली। ये केरल का उदाहरण है, जबकि केंद्र खुद कह रहा है कि राज्यों को दी हुई कुल वैक्सीन में 10% तक खराब या बर्बाद हो जाती है। लेकिन विपदा की इस स्थिति में केरल ने न सिर्फ पहले से तैयारियां करके महामारी को कुछ हद तक काबू में रखा, और जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो राज्य सरकार ने 8 मई से 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने में जरा भी देरी नहीं की। टीम न्यूज नेशन। कोरोना ने न सिर्फ अस्पताल और ऑक्सीजन की किल्लत दिखाई, बल्कि ऐसी तस्वीरें, ऐसे जज्बात भी सामने आए जिन्हें देखकर मानो आंखें नम हो जाएं। जयपुर में कोरोना के चलते माता पिता अपने बच्चों को शेल्टर होम भेजने को मजबूर हैं। सोचिए क्या गुजरती होगी उन माता पिता पर जिन्हें न सिर्फ कोरोना नाम की बीमारी को सहना पड़ता है, बल्कि अपने बच्चों को खुद से दूर करने का दर्द भी सहना पड़ता है। जयपुर के शेल्टर होम में नजर आता हर बच्चा बिना माता पिता का नहीं है, बल्कि शेल्टर होम में कई ऐसे मासूम भी हैं जो कोरोना के चलते अपने माता पिता से दूर हैं और उनके ठीक होने तक शेल्टर होम में जिंदगी बिता रहे हैं। कोरोना अभी न जाने क्या क्या दिन दिखाएगा, लेकिन इस दौरान सबसे अधिक चिंता मासूमों को लेकर हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि तीसरी वेव जिसकी एक्सपर्ट्स आशंका जाहिर कर रहे हैं, उसका सबसे अधिक कहर मासूमों पर बरपेगा। लेकिन पहली लहर और दूसरी लहर में भी मासूम बेहद प्रताड़ित हो रहे हैं। इन दिनों जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो सामाजिक ताने बाने को तो बिखेर रही है, साथ ही मासूमों के लिए जो संकट खड़ा है उसकी भयावह तस्वीर बयां कर रही है। आलम यह है, कोरोना की दूसरी लहर में दंपत्ति की मौत हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? दोनों माता पिता कोविड से ग्रसित हो गए तो मासूम बच्चे कहाँ जाएं? ऐसे वो शेल्टर्स होम की शरण लेना चाहते हैं। दरअसल इन बच्चों के माता पिता कोविड पॉजिटिव हुए और उन्हें इलाज के लिए या तो अस्पताल में भर्ती किया गया या फिर क्वारंटीन सेंटर में। इनमें से कई सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी इनके माता पिता के पॉजिटिव होने पर देखरेख करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। इसी वजह से मजबूर माता पिता ने बच्चों की देखरेख के लिए उन्हें शेल्टर होम में भेजा। कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चे भी देखरेख व संरक्षण श्रेणी में आते हैं तथा राजस्थान सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ऐसे बच्चों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने हेतु उचित देखभाल व सुरक्षात्मक माहौल की व्यवस्था की गई है। आम जन से निवेदन व अपील रहेगी कि इस तरह की बच्चों की जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत प्रभाव से चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई, स्थानीय पुलिस या बाल आयोग को सूचित करें। शेल्टर होम वालों के मुताबिक कई माता पिता ठीक होते ही अपने बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन जिन्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है या फिर जिनका इलाज आगे बढ़ जाता है, उनके बच्चों को लंबे वक्त तक शेल्टर होम में रहना पड़ता है। चाइल्ड हेल्पलाइन पर लगातार ऐसे सिंगल फैमिलीज के फोन आ रही हैं जो कोरोना के चलते अपने बच्चों को शेल्टर होम भेजना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत चिंतन का और बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं, तुरंत कुछ करने का विषय है, क्योंकि वास्तव में मेरे सामने ऐसे विषय आए हैं, हमारे जानकारों में ही ऐसे विषय आ रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल गए और
15 साल का बच्चा उन्हें कह रहा है पापा घर आ जाना, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो गुड लक है उन लोगों का जिनके माता पिता वापस आते हैं, लेकिन ऐसे कई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते या हमारे को दूर दराज से खबर मिलती है कि माता पिता दोनों कोरोना के कारण नहीं रहे। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों का क्या, जो कुछ नहीं जानते उनको फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन जो बीच में है उनकी स्थिति बहुत खराब है। शेल्टर होम में शायद इन मासूमों के दिन हंसते खेलते गुजर जाते हैं, लेकिन क्या बीतती होगी उन माता पिता पर जो पल पल अपने दिल के टुकड़े को शेल्टर होम से वापस लाने का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। अब आपको दिखाते हैं हैदराबाद में ईद की शॉपिंग को लेकर शुक्रवार की नमाज तक में कैसे उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग की कौन कहे, लोग बिना मास्क के भी नजर आए। हैदराबाद में ईद की शॉपिंग की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिली और साथ ही ज्यादातर लोग बिना मास्क के भी दिखे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाजार में घूमने वाले कई लोग महामारी को लेकर गंभीर नहीं हैं। हैदराबाद के चार मीनार के पास ये भीड़ तब उमड़ी जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे इन लोगों को ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरों की। ईद के त्योहार के लिए खरीदारी में लोग इतने व्यस्त हैं कि पुराने हैदराबाद शहर के लोगों को कोरोना संक्रमण फैलने का डर नहीं दिख रहा। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लापरवाही की तस्वीरें हैदराबाद के मक्का मस्जिद से भी सामने आई, जहां रमजान के आखिरी शुक्रवार के दिन नमाज के लिए भारी भीड़ जुटी। नमाजियों की इस भीड़ में कई लोग बिना मास्क के दिखे, तो वहीं कई लोगों के मास्क डाउन थे। हालांकि मस्जिद प्रबंधन की ओर से लोगों को जरूरी हिदायत भी दी गई थी, लेकिन नमाज में बिना मास्क आए लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। और हम हुकूमत के जो गाइडलाइंस है उसके लिहाज से बिल्कुल ढेर बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। बड़े बड़े बैनर लगा के रख दिए हैं कि जो है डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं और जो है वज़ू जो है करके घर से निकलें, अपने साथ जानमाज लाएं और जो है 60 साल से ऊपर और 10 साल के से कम बच्चों को आने की जहमत ना करें। ऐसे पूरे ऐलानात और बड़े बड़े बैनर लिख के लगा दिए हैं बाहर। लापरवाहियों का यह आलम तब है जब एक दिन में तेलंगाना में 5,892 नए केस सामने आए हैं और 46 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया, जबकि हैदराबाद में 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए। डर यह भी है कि कहीं ये भीड़ कोरोना का सुपर स्प्रेडर न बन जाए, क्योंकि तेलंगाना में ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक केस सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में करीब 80% मरीजों में कोई लक्षण देखने को नहीं मिल रहा और 20% मरीजों में ही कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।